हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू अगेन। और आज के इस सेशन के अंदर, बल्कि आने वाले कई सेशंस के अंदर, हम देखेंगे कि हाउ टू राइट दी आंसर्स। ठीक है, कोई भी आंसर हो डिस्क्रिप्टिव पेपर का, डिस्क्रिप्टिव पेपर चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसके आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। और पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे हमारे यूपीएससी के मेंस के ऊपर कि मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हाउ यू शुड राइट। अब मुझे ये इमोजी जो है, इसके अंदर कई लोगों को लगेगा कि ये माइंड ब्लोन चीज़ के हिसाब से दिखाया हुआ है, बट नहीं। आई फील रियली फ्रस्ट्रेटेड कि कैंडिडेट स्टार्ट्स राइटिंग विदाउट नोइंग एनीथिंग। मतलब कुछ जानना ज़रूरी है। दो तरीके से होती है नॉलेज। एक तो होती है आपको क्वेश्चन के बारे में पता है या नहीं है, और दूसरा कि आपको लिखना भी आता है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी होती है आपकी राइटिंग। अब प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे फेस आती है, भाई क्वेश्चन के बारे में तो ठीक है, नहीं पता, पता अलग बात है, लेकिन यू शुड नो अबाउट द राइटिंग। और राइटिंग का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। पूछा गया है हाथी की सूंड के बारे में लिखो, और लिखेंगे हाथी के पैरों के बारे में। ठीक है, पूछा गया है गाय के बारे में लिखो, लिखेंगे गधे के बारे में। ठीक है, तो कोई है ना सेंस नहीं बनता इन चीज़ों को लिखने का, और कोई मार्क्स नहीं अवॉर्ड होते, बल्कि इरिटेट और होता है। बाकी दूसरे एग्जामिनेशंस के अंदर में भी एग्जामिनर एक दो मार्क्स अवॉर्ड कर देता हो, या सभी ने ऐसा लिखा हो तो एक दो मार्क्स अवॉर्ड कर दे, बट मैक्सिमम जो यूपीएससी के अंदर एग्जामिनर्स हैं दे विल गेट इरिटेटेड, और जो अपने अच्छे आंसर्स लिखे हैं उसके अंदर भी फिर वो बहुत ही कम मार्क्स देना शुरू करते हैं। तो पहले हम आंसर राइटिंग को समझें, देखें। उससे पहले हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग होती क्या है। ठीक है, बेसिक्स क्या है आंसर राइटिंग के। सबसे पहली बात जो मैं सभी को बोलता हूँ कि अपने सिलेबस के कंप्लीट होने का वेट मत कीजिए। क्यों? ये सिलेबस टॉपर्स का भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, जो टॉपर्स हैं उनके भी कंप्लीट नहीं होते। सो यू डोंट इवन इमेजिन कि कितना ह्यूज सिलेबस है, और इस ह्यूज सिलेबस को कंप्लीट आप 5 साल, 2 साल, 10 साल, जन्म जन्म जन्मांतर ले लीजिए। ठीक है, युगों युगों तक प्रैक्टिस कर लीजिए, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपका। तो सीधी बात यह है कि आपको आंसर राइटिंग की जो स्किल है वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। और ये स्किल क्या है? आपने कई सारे टॉपर्स को सुना होगा। ठीक है, एक अक्षत जैन उनमें से हैं, बहुत बढ़िया टॉपर है। वो क्या बोलते हैं कि नॉलेज उनके पास है ना, हाफ जो थे उनके उस बार जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनसे भी हाफ होगी, बट ही हैज़ अ बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, उन्हें रिप्रेजेंट बहुत अच्छा तरीके से करना आता था। उन्होंने आंसर राइटिंग जो स्किल थी वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से ही स्कोर्ड अ वेरी हाई रैंक। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब नॉलेज की सोचते हैं कि हमारे पास जब अत्यंत नॉलेज हो जाएगी तब हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। नहीं, दैट इज़ अ वेरी बैड अप्रोच। यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। और बिगिनिंग का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़ी और इधर आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दिया। बिगिनिंग का मतलब ये है आपने एक टॉपिक को कंप्लीट किया और फिर उसके बाद आपने आंसर राइटिंग शुरू करी। इवन यू कैन राइट अबाउट दोज आफ्टर 1-2 ईयर्स, या जिन्होंने 2-3 साल हो चुके हैं वो तो जानते होंगे कि दे कैन राइट अबाउट एनीथिंग। उन चाहे कुछ पता भी ना हो तब भी दे कैन राइट अबाउट एनीथिंग, एंड अबव एवरेज आंसर दे कैन राइट। तो अब देखते हैं ये अबव एवरेज, पुअर और बेस्ट आंसर राइटिंग का चक्कर क्या है, मामला क्या है। देखो, पुअर जिसके मार्क्स आते हैं ना, उनका क्या हिसाब होता है? उनको क्वेश्चन अंडरस्टैंड ही नहीं होता। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि पूछा गया है हाथी घोड़े का, लिख के आएंगे पक्षी का। ठीक है, पूछा कुछ जाएगा, बता के कुछ आएंगे, और फिर कहेंगे हमारे मार्क्स आने चाहिए। तो उनको तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड ही नहीं आता। अब एवरेज मार्क्स जिनके आते हैं उनका उनका क्या हाल है? वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। बेस्ट जिनके मार्क्स आते हैं, जो टॉपर्स में होते हैं, वे भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। सेकंड डायमेंशन, पॉइंट्स के बारे में। भैया पुअर है, उसके क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो जो आता वो लिखेगा। ठीक है, वो रहम नहीं करने वाला, और उसके बाद से एग्जामिनर उसके सारे एग्जाम उसकी शीट को फाड़ के फेंक देगा। कोई कुछ नहीं देखेगा, वो एक रत्ती भर भी रहम दया नहीं करेगा कि भाई कैंडिडेट प्री पास करके आया है, कुछ भी नहीं ना। ठीक है, एकदम मर्सीलेस। फिर जो एवरेज है, एवरेज बंदा क्या लिखेगा? जर्नलिस्टिक पॉइंट लिखेगा। जैसे हम लिखेंगे कि भाई सोसाइटीज़ के अंदर वुमेन से रिलेटेड इश्यूज लिखिए, तो वो लिखेगा कि भाई आपका वॉयलेंस हो गया, पेट्रियार्की हो गया, मतलब इस तरह की चीज़ें लिखेगा। लेकिन जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वो ये जर्नलिस्ट पॉइंट को तो मेंशन करेगा ही करेगा, लेकिन एक्सप्लेन करेगा साथ में स्पेसिफिक पॉइंट्स को। जैसे ग्लास सीलिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है, वुमेन की एम्पावरमेंट से रिलेटेड उनके जो है ना उनकी जॉब्स हो गई, और जॉब्स के अलावा उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गया। सो दे वुड गोइंग टू राइट अबाउट दैट ऑल्सो। जो पंचायत पति का कंसेप्ट है उसके बारे में लिखेगा। सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस दे विल ट्राई टू प्रोवाइड। अपुअर का तो पॉइंट्स को भूल ही जाओ कि वो क्या पॉइंट देगा क्या नहीं देगा। लेकिन जो एवरेज कैंडिडेट है वो 3-4 पॉइंट्स लिखता है अपने आंसर के अंदर। जो बेस्ट कैंडिडेट है वो मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश करता है। मतलब उसका सोशल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, कल्चरल एंगल, ह्यूमनिस्टिक, इंडिविजुअल, इंटरनेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, और फिर एथिकल एंगल, मतलब वो हर तरह के एंगल को एड्रेस करने की कोशिश करता है। सो दैट इज़ द वे ऑफ द टॉपर्स। देन
एवरेज कैंडिडेट क्या करता है, सेम कंक्लूजन होता है उसका ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि अगर उससे एनवायरनमेंट के ऊपर पूछा तो एनवायरनमेंट के अंदर एंड में क्या लिखेगा कि हमने जो है ना बहुत सारे एफर्ट डाले, कुछ कमियां हैं, हम उनको दूर करेंगे। फिर सपोज एनवायरनमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें क्या लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत अच्छा है, सबसे लेंथी है, इसमें कुछ कमियां हैं, हम इसको दूर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो पूछ लेंगे इंडिया है बहुत अच्छे से है सर, हमने सबके साथ कोऑर्डिनेशन इफेक्ट बना के रखा है और इसमें कुछ कमियां हैं, हम उनको दूर करेंगे। तो ऑलमोस्ट सभी के एक जैसे ही कंक्लूजन आ रहे हैं सामने। जबकि जो टॉपर्स होते हैं दे हैव प्री डिजाइंड इंट्रोडक्शन एंड प्री डिजाइंड कंक्लूजन। उन्हें पता है अगर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर कंक्लूजन के अंदर ये 4 लाइन उनको डालनी है, उससे रिलेटेड ये इंट्रोडक्शन लिखना। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पक्का आता है तो उन्हें पता है कि इंट्रोडक्शन की शुरुआत ऐसी होगी और कंक्लूजन में हम इस तरीके से लिख के कंक्लूड करेंगे। सो दे हैव अ प्री डिजाइंड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। और इसका बेनिफिट क्या है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के प्री डिजाइंड होने का, देखिए आपको 7 से 8 मिनट मिलेंगी 10 मार्कर क्वेश्चन के अंदर। सोचो इनमें से अगर कोई एवरेज कैंडिडेट है तो वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऑन द स्पॉट सोच के बना रहा है। एक तो वो मतलब एवरेज बना रहा है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, लेकिन उसके अलावा आप एक चीज़ सोच के देखिए, उस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में सपोज 3 लाइन इंट्रोडक्शन में 3 लाइन कंक्लूजन में लिखी उसने, तो एक लाइन में लगभग 10 वर्ड हैं तो 30 वर्ड इसके और 30 वर्ड इसके, ये कितने टोटल हो गए 60 वर्ड्स। वो 60 वर्ड्स जो है सोच के लिख रहा है। अगर एक वर्ड में उसने 1 सेकंड में 1 वर्ड लिखा है तो उसने लगभग 60 सेकंड्स जो है वो उसमें ले जाएगा, ठीक है। और सोचने की 60 सेकंड्स एक्स्ट्रा, तो मतलब वो टोटल कितना ले जाएगा, लगभग आपका ले जाएगा यहाँ पे 120 सेकंड, ठीक है। 2 मिनट ले जाएगा वो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखने में एक उसकी क्वेश्चन की। जबकि यहीं पे आपका जो वेल डिजाइंड कैंडिडेट होगा उसको ये इसमें से 1 मिनट वो बचा लेगा, हर क्वेश्चन में से 1 मिनट बचाता हुआ जाएगा तो एंड में 10 मिनट बचा लेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन में से फिर जो नेक्स्ट 15 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं उनमें से फिर वो 15 मिनट बचा लेगा, तो 20-22 मिनट बचेंगी उसकी। वो जो मिनट्स है ना वो कहीं इफेक्टिवली यूज़ करेगा उसको कहीं ना कहीं पे, जो कि उसे ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऑन द स्पॉट नहीं बनाने पड़े, इस वजह से उसे टाइम बचेगा। अब आगे देखते हैं, एवरेज जो कैंडिडेट होगा वो ऑन द स्पॉट के ऊपर डायग्राम बनाएगा, ठीक है। जैसे वो बीच में वुमेन लिखेगा और फिर बेकार सा डायग्राम बना देगा, सपोज यहाँ पे उसने लिखा वुमेन, ठीक है, और इधर वो बेकार सा डायग्राम बना देगा, ठीक, कि भाई इकोनॉमिकल सोशल, ठीक है, और इधर लिख देगा कुछ भी पॉलिटिकल और इधर लिख देगा कल्चरल, ठीक है। सो ये हो गया डायग्राम इसका। जबकि जो ऑलरेडी जो बेस्ट कैंडिडेट है वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका होगा ऐसे डायग्राम्स को, तो वो कैसे लिखेगा, ठीक है, वो ऐसे लिखेगा कि बीच में लिखेगा वुमेन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल, सेम ही चीज़ लिखी, लेकिन फिर इसके वो डायमेंशंस लिखेगा, यहाँ पे वो डायमेंशंस लिखेगा, यहाँ पे वो डायमेंशंस लिखेगा, यहाँ पे डायमेंशंस लिखेगा, ठीक है। इनके साथ इनके एग्जाम्पल, इनके साथ इनके एग्जाम्पल, इनके साथ इनके एग्जाम्पल। मतलब सी एक एवरेज बंदे ने जो लिखा और एक बेस्ट ने जो लिखा, रिप्रेजेंटेशन से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है उनके सामने। सो दिस इज अगेन अ थिंग। तो जो पुअर कैंडिडेट है वो क्या करेगा, कोई डेटा नहीं लिखेगा, रिपोर्ट कुछ नहीं लिखेगा और बहुत कम कीवर्ड्स लिखेगा। जबकि जो टॉपर है वो अच्छा अमाउंट में डेटा यूज़ करेगा, अच्छे अमाउंट में रिपोर्ट्स और ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करेगा, जिसकी वजह से एग्जामिनर कभी भी फुल पैराग्राफ को नहीं पढ़ता, एक एक लाइन को। वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करता है कि इसने उसको एड्रेस किया है नहीं है, जिसमें ज़्यादा कीवर्ड्स उसके उतने ज़्यादा मार्क्स। सो कीवर्ड्स हैज़ ओन इम्पोर्टेंस इन दी आंसर राइटिंग, तो वो ज़्यादा उसको लिखेंगे। क्या हो गया ये, ठीक है, राइट। देन जो आपका एवरेज कैंडिडेट है, एवरेज कैंडिडेट के मार्क्स होते हैं 70 to 93, मतलब 90 से नीचे भी लगा लेते हैं, पर हमने प्लस माइनस करके सारा इतने के बीच में एवरेज है। बेस्ट कैंडिडेट किसको काउंट किया जाता है, जिसके 95 से ऊपर का जो स्कोर करके जा रहा है उसे हम अबव एवरेज जो है कैंडिडेट स्वीकार करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि सर कई होंगे तो 115 आते हैं, 120 आते हैं, आप तो 95 से ऊपर अबव एवरेज मान रहे हो। उनकी अच्छी हैंड राइटिंग होती है और लक होता है, ठीक है। लक कैसे, एग्जामिनर ने एक पुअर कैंडिडेट का पेपर चेक किया और एक एवरेज कैंडिडेट का पेपर चेक किया, तो एवरेज कैंडिडेट को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे पुअर से, राइट। लेकिन सपोज अब उसी बंदे ने बेस्ट का पेपर चेक किया और फिर उसके बाद उसने पुअर का चेक किया, तो पुअर के जितने आने चाहिए ना 70, वो 40-50 में लाके पटक देगा उसको, कितना घटिया लिखा है। बेस्ट के बाद एवरेज का चेक किया तो इसके मार्क्स और डिक्रीज हो जाएंगे, इसके बाद इसके मार्क्स इंक्रीज होंगे, लेकिन बेस्ट के बाद इसके मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे एवरेज के। सो यहाँ पे भी लक काम करता है। तो काफ़ी सारा लक, अच्छी हैंड राइटिंग और ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल करेंगे देन यू कुड बिकम द टॉपर, ठीक है। और टॉपर बनना इतना आसान नहीं है, हलवे की बात नहीं है जो आजकल यूट्यूब पे कोई भी आके मुंह उठा के बता देता है। मेरे को एक बात समझ नहीं आती यार, पता है
मिलियन मिलियन व्यूज़ होते हैं, ठीक है, 10 लाख व्यूज़ हो गए किसी वीडियो के ऊपर। यूपीएससी का फॉर्म कितने कैंडिडेट करते हैं? 12 लाख के आसपास। पेपर कितने देने आते हैं? 4, 5, 6 लाख के आसपास। पास कितने होते हैं प्रीलिम्स में? 10,000 के आसपास। तो बाकी के अचार डालते हैं, पर ठीक है कोई नहीं, अपने लगे रहो, हाथ में इंटरनेट है, कुछ भी सर्च करो। देन हम बात करेंगे हमारे इस सेशन की। इसमें हम क्या देखेंगे कि देखो, अंडरस्टैंड जो है ना, क्वेश्चन की डिमांड को करना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन को समझो, जब आप समझेंगे तभी आप उसके बारे में लिख पाएंगे। और ब्लफ मत कीजिए, बिल्कुल भी ब्लफ मत कीजिए, इरिटेट होता है एग्जामिनर बहुत गंदे तरीके से। मैंने खुद कुछ कॉपियां चेक की हैं, बहुत बुरा लगता है जब मतलब ब्लफ करते हैं कैंडिडेट्स की, यार क्यों क्यों लिख रहे हो, खाली छोड़ देता, कुछ और कर लेता, या जितना आता उतना लिख देता। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बहुत अच्छा, जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होगा। सपोज एक कैंडिडेट है, ठीक है, उसने यहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिखने शुरू किए, ठीक है, यहाँ पे उसका क्वेश्चन है, कोई कुछ भी क्वेश्चन है, और उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और यहाँ पे सपोज 2 पेजेस मिलते हैं 10 मार्कर में, ठीक है, एक ये और एक ये। तो उस बंदे ने यहाँ से लिखना शुरू किया, ब्लफ किया, ब्लफ किया, ब्लफ 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 ब्लफ, सारे में ब्लफ करता हुआ चल रहा है, और यहाँ पे आके उसने एंड कर दिया। उसने सोचा 10 में से 3 नंबर तो देगा ही मेरे को, ठीक है, या 2 नंबर तो देगा, लेकिन रियल में उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 0.5, ठीक। और उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, जो उसने अच्छा लिखा हुआ होगा, इसकी कसर उसमें निकालेगा एग्जामिनर, श्योर शॉट निकालेगा, ठीक है। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं। अब सपोज सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 पेज दिए हैं कैंडिडेट को, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, उसके बारे में उसे बहुत कम पता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ब्लफिंग इतना सारा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखो, यहाँ पे जितना आपको पता है उतना लिखो, नीचे कंक्लूड कर दो, बस। ये एक्स्ट्रा पेज भरने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर इसको देखेगा, और जहाँ पे 1 दिया है ना, यहाँ पे इसको 1.5 या 1 मार्क देगा। 0.5 का इंप्रूवमेंट तो है ही है, लेकिन इसके मदद से एग्जामिनर को है ना, ब्लफिंग की देखने की आदत नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर को दिमाग में चला जाएगा कि कैंडिडेट ब्लफ नहीं करता है, सो यू कैन, मतलब अगर इसके कीवर्ड्स हैं तो आगे बढ़ो, मार्क्स देके आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे इम्पैक्ट होगा ना, वो अच्छा इम्पैक्ट होगा, बुरा इम्पैक्ट नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग, राइट। और एक थर्ड चीज जो बहुत ही हद से ज़्यादा प्रेवलेंट है कैंडिडेट्स के अंदर, और उनको देख के ये लगता है कि भाई प्रीलिम्स ही क्वालिफाई क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, रहने देते, ठीक। क्यों इतने ज़्यादा जर्नलिस्टिक बातें लिखते हैं कि कोई मान ही नहीं सकता कि यूपीएससी का ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बात कई लोगों को बुरी लग सकती है, बट सीरियसली यार, मतलब उन यूपीएससी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि सुपरफिशियल नॉलेज के कोई मार्क्स अवार्ड नहीं किए जाएंगे, कोई भी मार्क्स, रत्ती भर भी मार्क्स नहीं मिलेगा सुपरफिशियल नॉलेज का। अब ये सुपरफिशियल नॉलेज क्या है? इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, ठीक है, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन चलेगा भाई, इंडिया इज, अब दुनिया को पता है इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग विड्थ एंड बाउंड्री एंड फलाना, क्या बकवास कर रहे हो, सबको पता है, ये मेन पॉइंट लिखो, ठीक है। तो सुपरफिशियल नॉलेज के भी मार्क्स अवार्ड नहीं किए जाते। आगे चलते हैं। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, अपनी वर्ड लिमिट्स के ऊपर स्टिक करो, और डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इससे एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। अब ये वर्ड लिमिट का क्या पंगा? वर्ड लिमिट की सीधी सी बात है भाई, आपसे ना कई बार कैंडिडेट्स को क्वेश्चन दे दिया जाता है और उन्हें घर पे अपनी आंसर शीट पे लिखना होता है। तो लिखना होता है उन्हें 10 जो मार्कर है उसमें 2 शीट्स के ऊपर लिख डालते हैं, 5 शीट्स के ऊपर ऐसे बना के रख देते हैं। ऊपर से कई लिखेंगे तो ऐसा मतलब छोटा छोटा कीड़े मकोड़े मारेंगे, अरे भाई हमें पता है आपके पास 1 घंटा है, लेकिन एग्जामिनेशन में 7 मिनट मिलनी है आपको, उसके अंदर लिखना है। बट इतने छोटा छोटा लिखने का क्या फ़ायदा है? वर्ड लिमिट के ऊपर स्टिक कीजिए, वर्ड लिमिट को एक्सीड करेंगे टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम आगे जाएगा, बाकी के क्वेश्चंस में आप ऐसी तैसी करके आएंगे। तो वर्ड लिमिट के ऊपर स्टिक रहिएगा, हद से ज़्यादा स्टिक रहिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर नुकसान ही उठाना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था? अंडरस्टैंड, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। अनेकांतवाद फिलॉसफी को मत लेके आइए, ठीक है। अनेकांतवाद फिलॉसफी है जैनिज्म की, वो क्या बोलते हैं कि जैसे इधर एक हाथी है, एलिफेंट है, ठीक है, तो इस एलिफेंट के चारों तरफ बंदों को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई एलिफेंट कैसा है? जिसने कभी हाथी देखा ही नहीं, जिसने सूंड पकड़ा वो बोलेगा सूंड जैसा है, और जिसने पैर पकड़े वो कहेंगे भाई बहुत मोटा है, ऐसे हिसाब किताब है। जिसने पूंछ पकड़ी है वो बोलेगा बहुत पतला सा है यार ये तो। जिसने कान पकड़े हैं वो कहेगा यार ये तो बहुत बड़ा बड़ा है, मुलायम है, सॉफ्ट है। जो पीठ पे बैठा है वो कहेगा ये तो इतना लंबा है, मैं तो लेट भी जाऊँ इसके ऊपर, ठीक। तो अलग अलग
उनकी डेफिनेशंस होंगी। सो आपको ये फिलॉसफी नहीं अडॉप्ट करनी है एग्जामिनेशन के अंदर। आपको क्या फिलॉसफी करनी है, आपको क्वेश्चन के डिमांड को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अब अंडरस्टैंडिंग की बात आ गई। अंडरस्टैंडिंग से हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिखाता है, ये लीजिए। अब मैं बताता हूं एवरेज और अबव एवरेज के कैंडिडेट्स किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी जीएस पेपर 1 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, ठीक है। इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर, ठीक। अब अपना दिमाग में ना एवरेज कैंडिडेट किस तरीके से लिखेंगे मैं बताता हूँ। वो लिखेंगे भक्ति कल्चर क्या है, ठीक है, और उसने इंडिया के अंदर कल्चर को कैसे इंप्रूव किया है, ठीक है। इंडिया के अंदर मतलब भक्ति मूवमेंट से रिफॉर्म कैसे आए हैं, क्या क्या आया है, वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। दैट इज अ एवरेज आंसर। नाउ रीड अगेन, इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, ठीक है। सबसे पहले आपको भक्ति लिटरेचर जो है ना, जितने भी आपके भक्ति मोमेंट के समय में जो लिटरेचर बने थे, उन लिटरेचर का इवेल्युएट करना है, उनका नेचर कि वो थे कैसे, ठीक है। वो मतलब स्ट्रिक्ट लैंग्वेज के अंदर थे, अलग अलग भाषाओं में थे, पैट्रोनेज के साथ मिले थे नहीं मिले थे, क्या उनकी आकांक्षाएं थी, क्या वो चाहते थे, किन किन चीज़ों का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, ठीक है। और ये हुआ आपका नेचर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आपको ये एड्रेस करना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका क्या बोलेगा, आपने इवेल्युएट कर दिया भक्ति लिटरेचर को, ठीक है। सेकंड है कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। अब कंट्रीब्यूशन किसका बताना है, भक्ति मूवमेंट का नहीं बताना है। अब वहां पे क्वेश्चन लिखते लिखते ना दिमाग सनक जाता है और फिर भक्ति मूवमेंट का इंपैक्ट लिखेंगे ना, भक्ति लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन बताना है इंडिया के कल्चर में। अब ये ध्यान से देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर। कल्चर क्या है, सिर्फ रिलीजन ही कल्चर नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम लोग रिलीजन के ऊपर लिख देंगे, रिफॉर्मिस्ट रिलीजन, ये रिलीजन फलाना। अरे भाई कल्चर क्या होता है, व्हाट इज कल्चर। कल्चर है जो हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, दैट इज द कल्चर। तो कल्चर में हम क्या लगाएंगे, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारी थिंकिंग प्रोसेस के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा, हमारे जो पहनावा है लैंग्वेज के अंदर हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा, हमारे अटायर के अंदर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। हमारी फिलोसफीज़ के अंदर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। हमारे रिलीजन के अंदर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। और एंड में आप जब कंक्लूड करेंगे तो लिखेंगे कि इनका इम्पैक्ट हमारे डीप माइंड के ऊपर होता है, हमारा चाहे वो इकोनॉमी हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो या कुछ भी हो, हम उनके अंदर आज भी अपने इनके मूल सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो दैट वुड बी द टाइप ऑफ द आंसर राइटिंग। गॉट इट। कि आप एक एवरेज और एक अच्छे कैंडिडेट को क्या समझना है, सबसे पहले आपको लिखना है इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, देन उसका कंट्रीब्यूशन किसमें, इंडिया के कल्चर में, और कल्चर क्या है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तब बात जाके आपको आपकी बनेगी। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में लिखना है, अर्थात आपको 2 पेजेस मिलेंगे ऐसे और ऐसे। तो इसके ऊपर मतलब ये आगे पीछे समझ लो इसको, तो ये पूरा मिलेगा और ये पूरा मिलेगा, ठीक है। इतने में आपको ये सब लिखना है, इसीलिए यूपीएससी को टफेस्ट एग्जामिनेशन बोला जाता है। हलवा नहीं है ये कि कोई भी आएगा 4 यूट्यूब की वीडियो देख के और बोलेगा भाई मैं तो अब तूफान उठा दूंगा, नहीं, मेहनत लगती है भाई इसमें, ठीक है। ऐसे ही सिविल सर्वेंट्स को डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट नहीं सौंपे जाते और ऐसे उनका टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं होता। चलिए सेकंड देखते हैं, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्म समाज। ये भी 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन को समझो, हम इसके अंदर आंसर्स या मॉडल आंसर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे क्या है, यंग बंगाल, ठीक है। सेकंड क्या है, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज। एवरेज बंदा क्या लिखेगा, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया और लिख कह के निकल लेंगे, क्योंकि टाइम कम है ना, इतना ही दिमाग चलेगा। लेकिन एक अच्छा रीडर वही होता है जो क्वेश्चन को अच्छे से समझे। इसमें क्या समझना है आपको, राइज एंड ग्रोथ, ठीक है। किस चीज़ की राइज एंड ग्रोथ दिखानी है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स, मतलब उस दौरान, ठीक है, जिस समय यंग बंगाल और ब्रह्म समाज मूवमेंट चल रहे थे, उस समय पे क्या क्या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे।
कौन कौन से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, उनकी ग्रोथ कैसे हुई और उनका राइज कैसे हुआ। ऑटोमेटिकली उन्होंने पूछा इम्पैक्ट कैसे हुआ इनका इनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स उस समय के याद होंगे आपको वो लिखने हैं, उनकी ग्रोथ और राइज में ब्रह्म समाज यंग बंगाल का क्या मूवमेंट है, क्या रोल है, वो लिखना है। देन यू विल गोइंग टू गेट दी मार्क्स, अदरवाइज आपको बिलो एवरेज मार्क्स मिलेंगे। अब थर्ड देखिए, एक्सेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। अब ये सीधा सीधा हिसाब है, इसके अंदर कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, जानबूझ के मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा भी नहीं इसको, सिंपल सी बात है। इसके अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे और क्या सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स थी। ये क्वेश्चंस मैंने क्यों डाला है, यह इसको हर कोई समझ लेगा, लेकिन लास्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को समझ के देखिए, फिर सेकंड को और फिर थर्ड को। ये कितना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर सब्जेक्टिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कुछ गलत इंटरप्रेट कर लेंगे, लेकिन पहले दूसरे क्वेश्चन के अंदर गलत इंटरप्रिटेशन करने की संभावना है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस कितने देती है, 4-5 ऐसे क्वेश्चंस देती है जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अदरवाइज सारे कॉम्प्लेक्स, और 2-3 तो ऐसे देती है कि लोग समझते कुछ और लिख के कुछ और आ जाते हैं। ठीक है, और एग्जामिनर फिर उनको देता है एकदम बड़े वाला 0। ठीक, तो ये क्या है, एकदम सिंपल है, आपको पता है आप लिखेंगे, आपको नहीं पता है आप नहीं लिखेंगे। कितने क्वेश्चंस कितने पार्ट में बटेगा, 2 पार्ट में बटेगा। पहले आपको लिखना है इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, फिर आपको मेन पॉइंट डाल के लिखोगे यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या थे इंटीग्रेशन के समय पे, ऐसे पॉइंट करके लिखो, या फिर आपको ऐसे पॉइंट करके लिखना है, ऐसे पॉइंट करके लिखो, जैसा भी रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता है वैसे लिखो। देन सेकंड पार्ट में आपको क्या एड्रेस करना है, सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या थी, और कंक्लूजन के अंदर क्या लिखना है कि सिर्फ ये दोनों प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम और भी थी, लेकिन हमारे जो है कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको काउंटर चैलेंज किया, और आज हम इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ इंडिया हम देख पा रहे हैं, और आर्टिकल 1 और फलाना ढिमकाना वो सब लोग आप लोग लिखित होगे। सो दैट इज अ थिंग, राइट। आगे चलते हैं। फोर्थ, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट। अब देखो ये कैंडिडेट्स को बाउंसर लगेगा कि भाई हमें नहीं पता, यहाँ पे उसने क्या पूछा है, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स। ठीक है, भूस्खलन, जमीन का खिसकना, हिमालयन रीजन पे क्यों होता है और वेस्टर्न घाट्स पे। सिंपल बात है, सोचना शुरू करो। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स, आपको जितने भी कॉजेज हैं लैंडस्लाइड्स के, एक होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल। ठीक है, क्लाउड ब्रस्ट हो गया, आइस की वजह से हो गया, ठीक है, और आपका अर्थक्वेक की वजह से हो गया, ठीक है, और माइनिंग की वजह से, यहाँ पे मैन मेड माइनिंग की वजह से हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मॉनसून की वजह से हो गया। तो मतलब जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ना उन सभी को लिखो और देखो उनके अंदर आपने कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड पे फोकस करना है। जैसे ही आप इस पे फोकस करोगे ना आपको पता चलेगा इन दोनों की ज्योग्राफी अलग है, वेस्टर्न घाट की ज्योग्राफी अलग है, हिमालयन रीजन की ज्योग्राफी अलग है। हिमालयन रीजन बहुत बड़े ऊंचे पर्वत हैं, क्रिस्टलाइन रॉक्स का बना हुआ है, ठीक है, जबकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनकी जो हाइट है वो इससे छोटी है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल उससे बने हुए हैं, जबकि ये किससे बने हुए हैं, आपके कॉन्टिनेंट और ओशियानिक बाउंड्री से। कई लोगों को ये बात समझ में आए ना आए, लेकिन अलग अलग बात है, मतलब सीख जाओगे यार धीरे धीरे। पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पे हिमालयन और वेस्टर्न घाट की तरफ फोकस करने की बजाय कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स पे फोकस कीजिए, और दोनों के डिफरेंशिएशन आपके सामने क्लियर होते जाएंगे कि भाई हिमालयन रीजन के अंदर टूरिस्ट की वजह से होता है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, हिमालयन रीजन के अंदर भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, हिमालयन रीजन के अंदर एक्सट्रीम वेदर होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रीम वेदर की वजह से होता है। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स के डिफरेंशिएट करना है, ये नहीं बताना कहाँ ज़्यादा है या कहाँ कम है, ये बताना है सिर्फ डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि यहाँ पे किस वजह से होता है, यहाँ पे किस वजह से होता है, राइट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, ठीक है, इट्स माइनिंग, हमारी जो माइनिंग है इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट मच लेस टू द जीडीपी। जीडीपी के अंदर बहुत कम इसका कंट्रीब्यूशन है इन द परसेंटेज के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्कस का मतलब क्या है, आपके सामने दो चीज़ें हैं, यस या नो। ठीक है, और जो बेस्ट होते हैं वो इन दोनों के बीच का ही रास्ता लेके चलते हैं। अब देखो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहले आपको दिखना है गोंडवाना लैंड आपका है कौन सा। ठीक है, गोंडवाना लैंड आपका है कौन सा, इंट्रोडक्शन आप वहाँ से शुरू करेंगे। देन आपको अगर ये पता है कि जीडीपी के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री का कितना परसेंटेज है, आप उसको वो लिखेंगे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कि कम कंट्रीब्यूट क्यों करता है, रीजन ऑफ द लेस कंट्रीब्यूशन, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर आप जो है ना पॉइंट बना के लिखेंगे खूब सारे, और फिर जब आप कंक्लूड करेंगे तब आप लिखेंगे कि इन चीज़ों को ओवरकम किया जा रहा है और हम करेंगे, और आगे चल के इसका जो है स्कोप बढ़िया है, मेक इन इंडिया ब्ला ब्ला ब्ला, और हम सब कुछ अच्छा अच्छा कर देंगे। तो दैट वुड बी द आंसर।
तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। आपके सामने 4-5 क्वेश्चंस दिखाया, पांचों के नेचर अलग है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और ये इसके आपका जो प्रिंसली स्टेट्स का था। एक एकदम कॉम्प्लेक्स था, पहले वाला भक्ति लिटरेचर का, ठीक है, समझने में ही दिक्कत। तीसरा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा ढंग का था, मतलब कि ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका डेटा बेस मांग रखा। अगर आपके पास डेटा नहीं है देन आई एम श्योर यू विल गेट 2 आउट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। अगर डेटा है तभी आप 2 से ऊपर बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास डेटा नहीं है माइनिंग और जीडीपी का, तो अब आप 2 से नीचे रहने वाले हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो डेली हम इस तरह के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि हाउ यू शुड थिंक। आई विल नॉट डिस्कस अबाउट द मॉडल आंसर्स, ठीक है। मॉडल आंसर्स का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि वो आपको खुद पहले जब आपके पास कंटेंट रेडी होगा ना, तब ये मॉडल आंसर्स का बेनिफिट है। सो फर्स्ट ट्राई टू बिल्ड द कंटेंट, बट बिफोर दैट जब आपकी ये क्लासेस चल रही हैं, इनके अंदर सिर्फ ये देखिए कि हाउ यू शुड इंटरप्रेट, क्वेश्चन को समझना सीखें, ठीक है। और ये कंट्रीब्यूशन किस में है, जीडीपी के अंदर। तो इस तरीके से ना क्वेश्चन को पहले समझें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देन बाद में उसके लिखने की कोशिश करें और अपना कंटेंट उसी के हिसाब से बनाएं। जब आप पीवाईक्यू को देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि यार ये 10 नंबर में पूछ रखा है, 3 नंबर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाएगा, थोड़ा सा 30 वर्ड का कंक्लूजन जाएगा, 60 वर्ड गए, 150 वर्ड पूछ रखे हैं, 90 वर्ड्स के अंदर लिखना है। अगर हम 9 पॉइंट भी लिखेंगे और एक पॉइंट में 10 वर्ड होंगे तो हो गए आपके, हो गए 150 वर्ड। कितनी तेज स्पीड चाहिए होगी आपको। तो जो कैंडिडेट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, वो दे डोंट फोकस ऑन कि भाई उन्होंने हर एक छोटी छोटी चीज़ पढ़ी है यूट्यूब पे या नहीं पढ़ी। दे विल फोकस कि उनके पास जो मटेरियल है उसे वो कैसे अपने सारे आंसर्स के अंदर रिप्रेजेंट करें। दिस इज़ एन आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज़ नोन एज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज you can write in the comment box, I will reply, and that's all for today. Have a nice day guys.